प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 9, 10 और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई है। 9, 10 और 11 दिसंबर को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए टीसीएस के द्वारा पूछे गए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं जाती है। कौन सी ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं जाती है या नहीं गिरती है। आप ये भी कह सकते हैं तापी, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी। तो देखिए, जो गोदावरी नदी जो है ना, ये अरब सागर में नहीं जाती है। तो गोदावरी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सो गाय, अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में कौन सा देश का संविधान सबसे लंबा है। तो यहां पर बात हो रही है कि संविधान की, कि देश का संविधान सबसे लंबा किसका है। अमेरिका, भारत, कनाडा या न्यूजीलैंड। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। किस राजा ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा, परशुराम, मार्तंड वर्मा, दंती दुर्ग। तो हिरण्यगर्भ जो यज्ञ जो है ना मेरे प्यारे साथियों, ये दंती दुर्ग के द्वारा किया गया। तो दंती दुर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम कौन थी। मसूर अली खान पटौदी, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, लाला अमरनाथ। ये प्रश्न मैंने देखा है कई बार पूछा जा चुका है, इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। कपिल देव। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत की अधिकांश नदियों का पानी खालिस्तान में मिलता या बहता है। अरब सागर, हिंद महासागर, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी। भारत की अधिकांश नदियों का पानी ये किसमें मिलता या बहता है, यह आपको बताना है। अरब सागर में तो बहता नहीं है, हिंद महासागर में भी नहीं बहता है, लक्षद्वीप सागर में नहीं बहता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बहता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाय, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। तो तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वर्ष 1191 में हुई थी। तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी किन किन के बीच में हुई थी। तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी। तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1192 ईस्वी में हुई थी। किन के बीच में हुई थी। तराइन की जो दूसरी लड़ाई है ये वर्तमान हरियाणा राज्य में हुई थी। ये लड़ाई किनके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें देखिए मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा मार दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा कि खासी विद्रोह किस कालावधि के दौरान हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल टीसीएस लेवल पर आधारित हैं, तो इनको आप लोग कर लीजिए। खासी विद्रोह किस कालावधि के दौरान हुआ था? 1891 से 1896, 1911 से 1915, 1876 से 1891, 1829 से 1833। तो मेरे प्यारे साथियों खासी विद्रोह जो है ना 1829 से 1833 के बीच में हुआ था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए लगभग एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पीएमएफवीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप किसी भी एसएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी अगर परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने उनको कर लिया तो आपको पता है कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जीके के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका जीके का नहीं छूटेगा, एक भी। तो मैं आपको वही करा रहा हूं जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के, वो मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। 50 में आप ये समझ लीजिए 38 प्रश्न तो बनाकर ही आएंगे, नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। पीएमएफवीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है? अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए, टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो भी एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दी जाती है। ठीक है, पीएमएफवीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री फुकरी भविष्य योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री त्वरित लाभ योजना, प्रधानमंत्री खाद्य और पेयजल योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्राणियों का एक वर्ग नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें कौन सा जीवित प्राणियों का एक वर्ग नहीं है। मोनेरा, एल्ब्यूमिना, प्रोस्टा कवक, एल्ब्यूमिना। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन पौधे के प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है? फूल, लकड़ी, टहनी या कोपल? कौन पौधे के प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो मेरे प्यारे साथियों फूल जो है ना, फूल ये पौधे के प्रजनन भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए लावड़ी जो है ना ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है? नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? देवजानी घोष, रवि जैन, इंदिरा नुई, कुमार मंगलम बिटला। तो मेरे प्यारे साथियों नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष हैं देवजानी घोष। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? बरसात बिंदु, पिरामिडल बिंदु, पाइथन बिंदु या पिग्मालायन बिंदु? इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मालायन बिंदु के नाम से जाना जाता। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दंतेदुर्ग कौन थे? तो दंतेदुर्ग कौन थे? राष्ट्रकूट प्रमुख। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हो सकता है आपसे पेपर में ये भी पूछ लिया जाए कि दंतेदुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है, यानी क्वेश्चंस को घुमा फिराकर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो दंतेदुर्ग भारत के राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतेदुर्ग था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी किस जिले को बनाई थी? देखिए, दंती दुर्ग ने कर्नाटक जिले को, यानी कर्नाटक के एक जिला है गुलबर्गा, इसने इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसने कब से कब तक शासन किया था? 735 से 756 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया था। और इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसकी मृत्यु के बाद, दंती दुर्ग की मृत्यु के बाद उनके चाचा कृष्ण द्वारा उसका उत्तराधिकारी लिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, खाली स्थान दिया जा रहा है, पर पानी जम जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो जम जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे प्यारे साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना पानी जम जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के साथ साथ कितने अन्य देश चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े हैं? 2, 3, 5 या 4? तो भारत के साथ साथ कुल अन्य 2 चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदड़ो, धनुषकोडी, हड़प्पा या कांची? 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यथा जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वैसे तो इसमें 2019 का पूछा जा रहा है कि 2019 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नज़ीर। कौन है? सैयद अब्दुल नज़ीर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मेरे प्यारे साथियों, एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों अमरावती। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक स्थिर तापमान पर प्रति इकाई द्रव्यमान अवस्था परिवर्तन के लिए अवशोषित या निर्मोचित की गई ऊष्मा ऊर्जा क्या कहलाती है? अंतर्निहित ताप, प्रबलित ताप, उद्दाम ताप या भाप ताप? तो मेरे प्यारे साथियों, यह कहलाती है अंतर्निहित ताप। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यूथ ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत का पहला निशानेबाज कौन था? मनु भाकर, संजीव राजपूत, जीतू राय, राही सरनबोत? यूथ ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज थी मनु भाकर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाप के वाष्पीकरण का अंतर्निहित ताप कितना होता है? 540, 324 कैलोरी, 260 कैलोरी, 423 कैलोरी। भाप के वाष्पीकरण का अंतर्निहित कितना होता है ये आपको बताना है, 540। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाय अगला क्वेश्चन देखिएगा, थार रेगिस्तान को किस और नाम से भी जाना जाता है? बृहत भारतीय रेगिस्तान, एशिया का रेगिस्तान, दक्षिण एशिया का बृहत रेगिस्तान, पूर्व का रेगिस्तान। थार रेगिस्तान को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, थार रेगिस्तान को बृहत भारतीय रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? जॉर्ज, हैस्टिंग्स, कैनिंग, इरविन? किसने यह फैसला किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, यह फैसला किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस उपकरण के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जा सकता है? बैरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीरोमीटर या एमीटर? किस उपकरण के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। आंसर हो जाएगा ओडोमीटर के द्वारा
दूरी का मापन किया, तय की गई दूरी का मापन किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान भारत दक्षिण भारत का संयोत्सव क्या है? दिवाली, हम्पी, पोगल, त्रिशूर पूरम। दक्षिण भारत का संयोत्सव क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, पोगल जो है ना, पोगल, ये दक्षिण भारत का संयोत्सव है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक तंत्री संगीत वाद्य नहीं है? तंबूरा, सितार, वीणा, मृदंग। निम्न में से कौन सा एक तंत्री संगीत वाद्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे चौथे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, मृदंग आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी, मिट्टी, खनिज और चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक प्रासंगिक नहीं है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण, यूरेनियम सीसा काल निर्धारण, पोटेशियम ऑर्गन काल निर्धारण, खुदाई। जो बच्चे चौथे वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, खुदाई आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ के संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ के संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बर्फ के संलयन की अंतर्निहित ऊष्मा कितनी होती है? 80 CLG। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारे को कहा जाता है? बदनम, पदह, करह, मुद्रा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारों को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारों को मुद्रा कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के उत्तराधिकारी हैं? अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, वेणुगोपाल भी नहीं होगा। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के जो उत्तराधिकारी थे कौन थे, तो ऑप्शंस के हिसाब से तो रंजन गोगोई होना होगा। वैसे ये भी नहीं होगा, ना ये भी होगा, ना ये भी होगा। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुगा, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसने जीवित जीवों के लिए द्विपद नामकरण पद्धति विकसित की थी? कैरोलस, नियस, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर कार्लसन। कैरोलस लिनियस, पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सो गाइस, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? प्लूटो, सुकरात, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल TCS पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं, SSC स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है? हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या गोवा? तो भारत के गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया? राम बनजी सुतार। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है ये किस नदी द्वीप पर स्थित, तो ये नर्मदा द्वीप पर स्थित, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रतिमा है इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इससे पहले चीन के हेनान प्रांत में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से 54 मीटर यानी 177 फीट ऊंचा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष?
तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है मेरे प्यारे साथियों 5 वर्ष का होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। सूर्य भगवान को समर्पित विशाल जो मंदिर है सूर्यदेव का मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, यानी क्वेश्चंस को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि सूर्य भगवान को समर्पित जो सूर्यदेव का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित? कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो कोणार्क सूर्य देव का जो मंदिर है ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। चोल राजवंश के राजा चोल प्रथम ने तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा चोल प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के द्वारा करवाया गया। अच्छा, विट्ठल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो विट्ठल मंदिर जो है ना ये हम्पी कर्नाटक में स्थित। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इसमें यह है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? ऑक्सीजन और एल्यूमिना, मैग्नीशियम और सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना। तो क्या आंसर होगा? महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्यूमिना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो मेरे प्यारे साथियों रण उत्सव जो है ना ये गुजरात में मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? अहमदाबाद, दांडी, साबरमती, सूरत। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो जो बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दांडी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुगा अगला क्वेश्चन देखेगा, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीजन होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन। नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, वन संरक्षण, पशु अधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला हमारा प्रश्न है कि सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों सुनील छेत्री जो है ना ये फुटबॉल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? हितोपदेश, कथा, सरिता सागर, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम है पंचतंत्र। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है? अनबुझा चूना से पानी मिलाना, चूना पत्थर का गर्म होना, पानी का बनना, कोयले का जलना। चूना पत्थर का गर्म होना, दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? चावल, गन्ना, दालें या गेहूं।
जो भी बच्चे दूसरे वाले ऑप्शंस पे जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? वी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर वी अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो मेरे प्यारे साथियों, आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, शिक्षा, वन, व्यापार। तो रक्षा शामिल नहीं, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, होमी भाभा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि क्षत्रशिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थल, पहाड़, तटीय मैदान, पठार। आंसर हो जाएगा मरुस्थल। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हाँ, ये थे आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चन टीसीएस पर आधारित हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको देखिए एसएससी से संबंधित सारी अपडेट जो भी होती हैं वो दी जाती हैं, और जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं वो भी आपको दी जाती हैं बिल्कुल फ्री में। तो तुरंत हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।